2,4-D क्या है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है कीटनाशक, दूसरा है खरपतवार नाशक, तीसरा है फंजीसाइड, ये फंजीसाइड लिखा है, फंजीसाइड है। चौथा ऑप्शन दिया है उर्वरक, खाद। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ये खरपतवार नाशक होता है, जो फसलों में घास फूस जगह उगाती है उसे ख़त्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें कीटनाशक और खरपतवार नाशी फंजीसाइड के नाम दिए हुए हैं, इनको आप याद कर लीजिए। ये DDT जो होता है वो होता है कीटनाशक, ये फसलों में प्रयोग किया जाता है। VHC भी कीटनाशक है, मिथाइल पैराथायोन, ये हेक्टाक्लोर, ये दोनों सभी कीटनाशक होते हैं। फसलों में जो कीट लग जाते हैं उन्हें उनसे बचाव के लिए इनका छिड़काव या इनका प्रयोग किया जाता है। खरपतवार नाशी होता है 2,4-D, ये घास फूस उगाती है उसे ख़त्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फंजीसाइड जो होते हैं वो ओफेनाल, कैप्टन, ये 2 फंजीसाइड हैं, इन्हें आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट, कौन सही सुमेलित नहीं है? पहला दिया हुआ है फाइलेरिया, मादा क्यूलेक्स मच्छर होता है ये, और दूसरा है डेंगू एडिज मच्छर, तीसरा है चिकनगुनिया मक्खी, चौथा दिया है ऑप्शन मलेरिया मादा एनाफ्लीज। तो इसमें जो सही आंसर है यानी जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी चिकनगुनिया जो है वो मक्खी से नहीं फैलता, वो फैलता है एडिज मच्छर द्वारा। डेंगू भी एडिज मच्छर द्वारा फैलता है। तो इसमें जो इस एक तरफ रोग दिए हुए हैं ये हैं उनके वाहक फैलाने वाले। तो इसमें फाइलेरिया जो है मादा क्यूलेक्स मच्छर द्वारा ही फैलता है, और आपका डेंगू जो है वो एडिज मच्छर द्वारा फैलता है। मलेरिया चिकनगुनिया जो है वो भी एडिज मच्छर होता है। मलेरिया जो है मादा एनाफ्लीज होता है। एडिज मच्छर को टाइगर मच्छर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइगर मच्छर भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा रोग जीवाणु द्वारा जनित नहीं है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है क्षय रोग, दूसरा है हैजा, तीसरा है टाइफाइड, और चौथा ऑप्शन दिया है खसरा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि खसरा जो है वो जीवाणु जनित रोग नहीं है, ये विषाणु जनित रोग है। किसके द्वारा जनित रोग है? ये विषाणु द्वारा जनित रोग है। आइए जान लेते हैं कौन किसके द्वारा जनित रोग होते हैं। नेक्स्ट है जीवाणु। तो जीवाणु द्वारा जनित रोग होते हैं क्षय रोग, इसको टीबी भी बोलते हैं, या इसको तपेदिक नाम भी इसको दिया जाता है। तो इसमें हैजा है, टाइफाइड है, प्लेग है, निमोनिया है, टेटनस है, इनको आप याद कर लीजिए। ये जीवाणु द्वारा फैलने वाले रोग होते हैं। विषाणु द्वारा फैलता है खसरा है, चिकन पॉक्स है, जिसमें आप चेचक वगैरह, छोटी माता, बड़ी माता, ये सब हैं। पोलियो है, हेपेटाइटिस है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, ये सभी विषाणु द्वारा फैलते हैं। प्रोटोजोआ द्वारा फैलने वाले रोग हैं मलेरिया, इसमें पहला है पायरिया है जो दांतों का रोग होता है, सोने की बीमारी है ये, और पेचिस कालाजार, ये सभी प्रोटोजोआ द्वारा फैलने वाले रोग होते हैं। नेक्स्ट है देखिए, कवक द्वारा फैलने वाले रोग जो होते हैं वो क्या होते हैं? कवक द्वारा यानी फफूंद द्वारा रोग फैलते हैं, वो हैं दाद है, खाज है, गंजापन है, दमा है, एथलीट फूट है, ये कवक द्वारा फैलते हैं। आनुवांशिक रोग देखिए क्या होते हैं? आनुवांशिक रोग हीमोफीलिया, वर्णांधता, थैलेसीमिया, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और पटाउ सिंड्रोम, ये आनुवांशिक रोग होते हैं, इन्हें आप जरूर याद कर लें। नेक्स्ट है, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग नहीं है। अभी मैंने आपको बता दिया कौन किसके द्वारा रोग फैलता है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला है मलेरिया, दूसरा है पेचिस, तीसरा है हैजा, चौथा है सोने की बीमारी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि हैजा जो है वो प्रोटोजोआ द्वारा नहीं फैलता है, ये प्रोटोजोआ द्वारा नहीं होता है। ये रोग किसके द्वारा होता है? ये जीवाणु द्वारा होता है, ये रोग जीवाणु द्वारा होता है। और ये जो सोने की बीमारी है, ये आपका सोने की बीमारी और पेचिस, मलेरिया, ये सब प्रोटोजोआ द्वारा फैलते हैं। नेक्स्ट है देखिए, आप बता देते हैं मलेरिया में क्या होता है? मलेरिया जो है वो एक प्लाज्मोडियम नाम का एक होता है, इसमें
प्रोटोजोआ। ये क्या होता है? ये प्रोटोजोआ जो होता है वो प्लाज्मोडियम नाम का होता है, उसके द्वारा मलेरिया होता है, मलेरिया रोग होता है। दूसरा है पेचिस। पेचिस क्या होता है? रोग का जो कारण होता है वो होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये प्रोटोजोआ होता है, इसके द्वारा फैलता है, ये होता है रोग। सोने की बीमारी इसके ये सीसी मक्खी द्वारा, ये रोग सीसी मक्खी इसके वाहक होती है और ये भी प्रोटोजोआ द्वारा ही होता है। सीसी मक्खी का नाम आप लगाइएगा जब भी वाहक पूछे जाए तो सोने की बीमारी का जो रोग है वो सीसी मक्खी द्वारा फैलता है और होता ये प्रोटोजोआ द्वारा है। मलेरिया का जो प्रोटोजोआ होता है वो प्लाज्मोडियम है। पेचिस का जो प्रोटोजोआ है वो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है और सोने की बीमारी ये भी प्रोटोजोआ द्वारा ही होता है और इसको फैलाने वाला जो वाहक होता है वो सीसी मक्खी होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रोग आनुवांशिक रोग नहीं है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है हीमोफीलिया, दूसरा है वर्णांधता, तीसरा है थैलेसीमिया, चौथा दिया है क्षय रोग। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि क्षय रोग जो है वो आनुवांशिक रोग नहीं होता है। इसमें जो हीमोफीलिया दिया है ये भी क्या है? आनुवांशिक रोग है। वर्णांधता क्या है? ये भी आनुवांशिक रोग है और थैलेसीमिया भी आनुवांशिक रोग है। नेक्स्ट है, दलहनी फसलों चना मटर की गांठों की जड़ों की गांठों में पाया जाने वाला जीवाणु है। तो दलहनी फसलें होती हैं, उसके जड़ों में गांठें होती हैं, उनमें एक जीवाणु होता है। उस जीवाणु का क्या नाम होता है वो इस पे पूछा गया है। पहला ऑप्शन दे रखा है राइजोबियम, दूसरा है क्लास्ट्रीडियम और तीसरा है एसेरिया कोलाई और चौथा दे रखा है एजोटोबैक्टर। तो इसमें जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि राइजोबियम नाम का एक जीवाणु होता है जो दलहनी फसलें होती हैं जैसे चना मटर उड़द, इनकी जड़ों में गांठ पाई जाती हैं, इनकी गांठों में ये जीवाणु राइजोबियम होता है। इसका काम क्या होता है? ये जो नाइट्रोजन होते हैं वायुमंडल में उसका ये स्थिरीकरण करता है, अपने अंदर ये स्टोर करता है नाइट्रोजन को, ये नाइट्रेट के रूप में। इसका काम जो होता है नाइट्रोजन को इकट्ठा करना, तो ये नाइट्रोजन को इकट्ठा करता है और वो भूमि को दे देता है, तो पौधों को भी मिलती है और बाकी जब पौधे ख़त्म हो जाते हैं तो वो जड़ें उस पर रह जाती हैं, वो भूमि को मिल जाता है नाइट्रोजन। तो इससे जो है भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। एजोटोबैक्टर इसमें जो दे रखा है आप देख रहे हैं ए है, ये क्या है? ये भूमि में पाया जाता है, ये मिट्टी में पाया जाता है और ये जो होता है ये पौधों की जड़ों में होता है। एजेटोबैक्टर जो है वो मिट्टी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम प्रतिजैविक दवा पेनिसिलिन का निर्माण अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। ऑप्शन दे रखे हैं कवक द्वारा, दूसरा ऑप्शन है शैवाल द्वारा, तीसरा ऑप्शन है जीवाणु द्वारा, चौथा ऑप्शन दे रखा है प्रोटोजोआ द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ये कवक द्वारा किया गया था। जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है वो उन्होंने सन 1929 में लगभग 1929 ईस्वी में इस सन में इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने देखा था कि कुछ जीवाणु जो फफूंद हैं वो अन्य फफूंदी जो कवक होते हैं उनको मार देते हैं। तो इन्होंने एक पेनिसिलियम नाम का एक कवक था जिसका नाम था क्या? पेनिसिलियम नाम का एक कवक था। इसके द्वारा इन्होंने ये पेनिसिलिन दवा का निर्माण किया। ये कवक द्वारा होती, याद रखिएगा, ये कवक द्वारा फैलती ये होती है। इसका जो निर्माण होता है वो कवक द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन है राइजोबियम द्वारा, दूसरा है एजेटोबैक्टर द्वारा, तीसरा है साइनोबैक्टीरिया द्वारा और चौथा ऑप्शन दे रखा है सभी के द्वारा। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सभी के द्वारा है। पौधों में अगर पूछा जाता है तो राइजोबियम, पौधों में, यहाँ चूँकि पौधों में पूछा गया है, सॉरी, ये है इसका पहला ऑप्शन राइजोबियम द्वारा। और इसमें साइनोबैक्टीरिया जो शैवाल होती है, शैवाल में ये जो इसको नील हरित शैवाल भी कहते हैं, इसको नील हरित शैवाल
इसको नील हरित शैवाल भी कहते हैं। तो इसमें जो शैवाल में जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण है वो साइनोबैक्टीरिया द्वारा किया जाता है, और इसका ये जो शैवाल होती है भोजन के रूप में प्रयोग की जाती है, इसको खाया भी जाता है। याद रखिएगा, इसको साइनोबैक्टीरिया एक शैवाल है, नील हरित शैवाल, इसे खाया भी जाता है। इसमें जो साइनोबैक्टीरिया होता है वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण इसमें करता है। पौधों में जो है वो राइजोबियम द्वारा होता है, और जो आपका एजेटोबैक्टर दे रखा है इसमें, ये एजेटोबैक्टर क्या करता है, ये भूमि में, ये जो है भूमि में, ज़मीन में यानी मिट्टी में नाइट्रो रहता है, मुक्त रूप से रहता है, और ये इसमें जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होता है उसका स्थिरीकरण करता है, मिट्टी में होता है। तो इसमें ऑप्शन तो अगर यहाँ पर पौधे हटा लिया जाए, यहाँ पर ये पौधे हटा लिया जाए तो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए ये सभी हैं। ठीक है, तो पौधों में आप याद रखिएगा, पौधों में अगर आता है शब्द पौधों में तो आप इसको याद रखिएगा राइजोबियम है, और जब मिट्टी में पूछा जाता है तो एजेटोबैक्टर का नाम आएगा, और जो शैवाल में होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण वो इस साइनोबैक्टीरिया के द्वारा आएगा। तो अगर ये पौधा शब्द हटा लिया जाए तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए ये सभी जीवाणु हैं, यानी कि सभी के द्वारा किया जाता है। पौधों में पूछा गया चूँकि, तो यहाँ पर केवल आपका राइजोबियम होगा। नेक्स्ट है, सूक्ष्म जीव हमारे लिए होते हैं। ऑप्शन दिया है, पहला दिया है हानिकारक, दूसरा है लाभदायक, तीसरा है दोनों, चौथा है अप्रभावी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि दोनों हैं। हानिकारक भी होते हैं और लाभदायक भी होते हैं, अप्रभावी नहीं होते। तो इसमें जो है दोनों हैं। सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो हमारे लिए कैसे होते हैं, हानिकारक भी होते हैं और लाभदायक भी होते हैं। आप जानते हैं कि जो लैक्टोबैसिलस होता है, ये दूध से दही बनाने में इसका रोल होता है। क्या होता है, जब दूध से दही बनता है, दही, तो इसी जीवाणु द्वारा ये प्रक्रिया पूरी होती है। जीवाणु के मौजूदगी में दही बनता है, अगर ये जीवाणु उसमें नहीं है तो नहीं बनेगा। ऐसे ही आप पनीर है, सिरका है, ब्रेड और खमीर आदि बनाने में भी ईस्ट नामक फफूंद का विशेष या जो योगदान होता है, ईस्ट होता है। मतलब ब्रेड बनाने में, खमीर बनाने में, पनीर है, सिरका बनाने में, इन सब में भी क्या होता है, एक जो सूक्ष्म जीव होता है उसका ईस्ट होता है, जो वो इसमें रोल निभाता है बनाने में। तो ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। जैसे अभी आपने पेनिसिलियम पढ़ा था, तो पेनिसिलियम भी पेनिसिलिन दवा बनाने के काम आता है। नेक्स्ट है, और कुछ जो होते हैं वो हानिकारक भी होते हैं, जैसे एंटामीबा हिस्टोलिटिका है, पैरामीशियम है और प्लाज्मोडियम है, ये हानिकारक भी होते हैं। नेक्स्ट है, सूक्ष्म जीव क्या हैं, ये सर्वत्र विद्यमान होते हैं। इनका आकार जो होता है वो अंडाकार, गोलाकार, बेलनाकार तरीके का होता है, सर्पाकार भी होते हैं। इसमें क्या होता है, जीवाणुओं की जो कोशिका में केंद्रक नहीं होता है, इनका जो इनमें जीवाणु जो होते हैं उनमें, तो यहाँ सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो पहली बात तो ये सर्वत्र विद्यमान होते हैं, सब जगह होते हैं, मिट्टी में, हवा में, पानी में, सब जगह होते हैं। और इनमें इनका जो हमारे लिए क्या होते हैं, ये हानिकारक भी होते हैं और लाभदायक भी होते हैं। तो ये याद रखिएगा, पहला तो ये हानिकारक भी होते हैं और हमारे लिए ये लाभदायक भी होते हैं, ये लाभकारी भी होते हैं। दो तरीके के होते हैं जो मनुष्य जीवन को प्रभावित करते हैं। अगला है सूक्ष्म जीवों का विभाजन। तो इन्हें 5 भागों में विभाजित किया गया है या समूहों में इनको बांटा गया है। इनके अध्ययन के लिए इनके विशेष इनके गुणों के आधार पर इनको बांटा गया है, समूहों में बांटा गया है। देखिए, इसमें पहला है जीवाणु, दूसरा है विषाणु, तीसरा प्रोटोजोआ और चौथा है कवक, पांचवा है शैवाल। ये 5 प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा जीवाणु मानव के लिए उपयोगी है। देखिए, इसमें दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है लैक्टोबैसिलस, और दूसरा है पेनिसिलियम, तीसरा है दोनों,
चौथा ऑप्शन दे रखा है कोई भी नहीं। तो इसमें आपको बता दिया गया है कि इसमें जो लैक्टोबैसिलस है ये दूध से दही बनाने में इसका योगदान होता है। ये जीवाणु क्या करता है, दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। पेनिसिलियम क्या है, इससे पेनिसिलिन नाम की एक दवा बनाई जाती है जो प्रतिजैविक दवा होती है। तो ये दोनों ही मानव के लिए उपयोगी होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर आएगा आपका 3, यानी कि कौन सा 3 ऑप्शन इसका सही होगा। कौन सा 3, यानी कि दोनों ही उपयोगी होते हैं। धन्यवाद।